हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB सेकेंड ईयर। सेमेस्टर है हमारा थर्ड, एक्ट है हमारा मुस्लिम लॉ। और इसका जो कोड होता है कहीं पर 301 लिखा होता है, कहीं पर 3001 लिखा होता है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। मैं अब से पहले अपने ही YouTube चैनल पर मुस्लिम लॉ के 3 से 4 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको आप देख सकते हो और अच्छे से तैयारी कर सकते हो। आज मैं आपको मुस्लिम लॉ का लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा हमारा, ये 20 नंबर का होगा, ठीक है। इसमें से हमारे शॉर्ट भी बन जाएंगे और वेरी शॉर्ट भी बन जाएंगे, ठीक है। और ये जो मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है और ये 2 वीडियो में जाके कवर होगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एक वीडियो ये है, इसके बाद एक सेकंड पार्ट और इसका बनेगा। इसमें पूरा कवर नहीं हो पाया है, लेकिन जब भी क्वेश्चन आएगा इसको 2 या 3 तरीके से पूछा जाएगा। उसी आधार पर मैंने क्वेश्चनों को सेट किया है। जब मैं सेकंड क्वेश्चन को कराऊंगा तो आपको उसमें भी बता दूंगा। सेकंड क्वेश्चन का जिक्र मैंने इसलिए किया है क्योंकि अक्सर देखा है, मैंने आईपीसी में एक बार ऐसी वीडियो कराई थी तो बच्चों ने उसको छोड़ दिया था, तो इसलिए मैं आपको इसी वीडियो में बता के चल रहा हूँ। जो मैं ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, इसके 2 पार्ट बनेंगे, एक पार्ट ये होगा और एक पार्ट दूसरी वीडियो में आएगा, ठीक है। ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है मुस्लिम विवाह। वेरी वेरी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक है, याद रखिएगा। मुस्लिम विवाह यानी विवाह को हम निकाह कहते हैं मुस्लिम भाषा में। निकाह जिसका शाब्दिक अर्थ है एक दूसरे को बांधना। मतलब निकाह का मतलब होता है एक दूसरे को बांधना, यानी संबंधों में बांधना या पति पत्नी के रिश्तों में बांधना, ठीक है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह संभोग तथा संतान को वैधानिकता प्रदान करने वाली संविदा मानी जाती है। मुस्लिम विधि के अंदर जो हमारा विवाह होता है, यानी जो हमारा निकाह होता है, उसको संभोग के लिए और संतान उत्पन्न के लिए किया जाता है। ये कुरान कहती है, ये हमारे मुस्लिम विवाह कहते हैं, मुस्लिम विवाह के स्रोत कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मुस्लिम विवाह की परिभाषा। कानून की शब्दावली में निकाह से एक ऐसी संविदा का बोध होता है जो संतानोत्पत्ति को वैधानिकता प्रदान करने के उद्देश्य से की जाती है। इसकी जो परिभाषा है वो ये कहती है कि जब विवाह होता है तो उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि संतान उत्पन्न की जाए और जो हमारा सुख है, वो संभोग है, उसको पूर्ण किया जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। आप सब समझदार हो, इशारों में ही समझ जाया करो, ठीक है। मुस्लिमों के विवाह शुद्ध रूप से एक संविदा है, यह कोई संस्कार नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, संविदा। संविदा तो आप जानते होंगे संविदा किसे कहते हैं, एक बार मैं और एक एक्सप्लेन कर देता हूं। संविदा यानी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जैसे कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु खरीदना चाहता है, ठीक है। ए है और बी है। ए ने बोला कि मुझे ये एक ए आदमी है, एक बी आदमी है, यहाँ पे एक बॉक्स है, ये बेच रहा है। तो ए ने कहा भाई मुझे ये वाला बॉक्स चाहिए। इसने बोला कि भाई मुझे ये बॉक्स नहीं बेचना है, जबकि ये बॉक्स इसका है। किसका है? बी का बॉक्स है। ए को बॉक्स लेना है। ए ने प्रस्ताव करा भाई मुझे ये बॉक्स चाहिए। बी ने, अगर इस बी का मन है बॉक्स देने का तो वो बी ए को बॉक्स दे देगा। अगर बी का मन नहीं है बॉक्स देने का तो वो मना कर देगा। अगर बी ए को बॉक्स देने के लिए राजी हो जाता है तो प्रस्ताव स्वीकृत हो जाएगा, ठीक है। अगर बी ए से मना कर देता है कि मैं अपना बॉक्स तुम्हें नहीं देता हूं तो प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार शादी में है, इसी प्रकार प्रपोजल टाइप में है। जब कोई लड़का किसी लड़की से प्रपोज करता है, अगर वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है तो वो स्वीकृति है।
अगर उसे इनकार कर देती है तो अस्वीकृति है। ठीक है, तो यहाँ पर संविदा से इन्होंने बोला है, न्यायमूर्ति महमूद ने कहा था, न्यायमूर्ति महमूद ने कहा था कि मुस्लिमों के विवाह शून्य रूप से एक संविदा है। मतलब जो मुसलमानों के जो विवाह होते हैं, मोमडनों के जो विवाह होते हैं, वो एक संविदा के तरीके से होते हैं। जैसे हम कोई वस्तु खरीदते हैं या बेचते हैं, उस प्रकार से ही शादी में इनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, यह कोई संस्कार नहीं है, इन्होंने कहा था ये कोई संस्कार नहीं है। ठीक है, अब इसके बदले में आगे जाके न्यायमूर्ति सुलेमान ने एक बात बोली थी। वो किस में बोली थी? अनीस बेगम बनाम मोहम्मद इस्तफा हुसैन बाद में। इस बाद में न्यायमूर्ति सुलेमान ने कहा था कि संविदा के अतिरिक्त मुस्लिम विवाह एक धार्मिक संस्कार भी है। यहाँ पर बोला गया था न्यायमूर्ति महमूद ने कि जो मुस्लिम विवाह है एक संविदा है, कोई संस्कार नहीं है। न्यायमूर्ति सुलेमान ने कहा जो मुस्लिम विवाह है, विवाह के साथ साथ वो एक संस्कार भी है और ये मान्य है और ये सही बात है। जो शादी होती है वो एक संस्कार और एक धार्मिक संस्कार के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये मेरा भी मानना है। आगे चलते हैं। मुस्लिम विवाहों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो मुस्लिम विवाह होते हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है वैधानिक विवाह, दूसरा होता है सामाजिक विवाह, तीसरा होता है धार्मिक विवाह। ये 3 प्रकार के विवाह होते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहला है वैधानिक विवाह। जिस प्रकार संविदा का गठन 2 लोगों में होता है, ठीक उसी प्रकार विवाह 2 पक्षों के मध्य होता है। देखो, मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था बॉक्स का, ए और बी के बीच बॉक्स बेचने खरीदने का प्रस्ताव था। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही बात कही गई है वैधानिक विवाह में कि जिस प्रकार संविदा का गठन, जिस प्रकार हम कॉन्ट्रैक्ट 2 लोगों के बीच करते हैं, उसी प्रकार विवाह 2 पक्षों के मध्य होता है। एक पक्ष द्वारा प्रस्ताव व दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकृति जरूरी है। एक पक्ष जो है प्रस्ताव रखेगा, प्रपोज करेगा कि भाई मुझे आपसे शादी करनी है। दूसरा जो पक्ष है वो स्वीकृति दे भी सकता है और स्वीकृति के लिए मना भी कर सकता है कि मुझे शादी करना, जैसे किसी ने बोला कि मुझे आपसे शादी करनी है, सामने वाला व्यक्ति मना भी कर सकता है और हाँ भी कर सकता है। वो एक प्रकार का क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। जिस प्रकार संविदा में फेरबदल किया जा सकता है, उसी प्रकार विवाह में भी फेरबदल किया जा सकता है। फेरबदल का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि हम लड़की या लड़के को चेंज कर देंगे, नहीं, कुछ शर्तों को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि फिक्स इतना ही होना है। आप अगर मुस्लिम होगे, कुछ बच्चे स्टूडेंट, तो उनको पता होगा, और सबके लिए मैं बताता हूँ। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहाँ पे एक मेहर बांधी जाती है। क्या बांधी जाती है? मेहर। वो अपनी क्षमता के अनुसार होती है। कहीं पर वो 10,000 हो सकती है, कहीं पर वो 10 लाख हो सकती है, कहीं पर वो 1 करोड़ भी हो सकती है। ठीक है, कहीं पर 50,000 भी हो सकती है। उसी के आधार पर ये चलती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें फेरबदल हो सकता है। कुछ लोग मना भी कर देते हैं, कुछ लोग जमीन देते हैं, जमीन का टुकड़ा दे देते हैं, भूमि दे देते हैं, कुछ लोग घरों के लिए डिमांड कर देते हैं। तो इस प्रकार इस संविदा में क्या हो सकता है? फेरबदल हो सकता है। कुछ गिफ्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है हमारा सामाजिक विवाह। सामाजिक विवाह निकाय एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसके द्वारा मुस्लिम स्त्रियों को समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त हुआ। देखिए, पहले क्या होता था मुस्लिमों में कि जो शादियां होती थी वो जिसका मन करा उसने उससे शादियां कर ली, और उस समय कोई लिमिट नहीं थी शादियों की। 2, 4, 6, 8, 10 जितना जिसका मन है शादी कर ले, और जिसका मन है जिसे छोड़ने का उसे छोड़ दे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही भयावह स्थिति औरतों की हो गई थी। तो यहाँ पर एक नियम बांधा गया सामाजिक विवाह। उसमें लिमिट बांध दी कि आपको 4 ही शादी करनी है और ये ही अनिवार्य है, इससे ज्यादा आप शादी नहीं कर सकते हो। ठीक है, उनको एक सूत्र में बांध दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। उसमें क्या कहा गया है सामाजिक विवाह में
जब ये रूल बना दिए गए कि आपको 4 शादी ही मान्य है, आप 4 शादी ही कर सकते हो, उससे स्त्रियों की जो स्थिति थी वो सुधर गई। अब यहाँ पर ये नहीं था कि कोई भी व्यक्ति आए, शादी करे और चला जाए। यहाँ पर स्त्रियों की दशा में क्या हुई, सुधार हुआ। स्त्रियों की जो दशा है वो सुधर गई। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। पिछले 9-10 महीने से मैं बीमार हूँ, बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट पे ही था मैं, लेकिन 4-5 दिन से थोड़ी रिकवरी आई है बॉडी में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको वीडियो देने की। अगर कहीं पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, मेरी अगर आवाज़ आप मतलब सही नहीं हो पा रही है या मैं थोड़ा डगमगाऊँ, तो थोड़ा कोऑपरेट करना। बच्चों की बहुत ज़्यादा कॉल और बहुत ज़्यादा SMS आ रहे थे, तो मैं उसको लेकर मैं आपको वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। सामाजिक सुधार स्त्रियों को सम्मान दिए बिना संभव नहीं था। देखो, सामाजिक सुधार स्त्रियों को जब तक हम सम्मान नहीं देंगे तब तक सामाजिक सुधार कभी हो ही नहीं सकता है। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। मुस्लिम स्त्रियों को समाज में सम्मान किससे मिला? सामाजिक विवाह से। जब विवाह की जो एक सीमा थी वो बांध दी गई कि 4 विवाह कर सकते हो, और वो भी नियम कायदा कानून के साथ करोगे, तो समाज में जो स्त्रियों की जो स्थिति थी वो जो सुधरने लगी। नंबर 2, मुस्लिम पुरुषों की बहुविवाह पर रोक। अभी मैंने बताया था कि मुस्लिमों को छूट थी 2, 4, 6, 8, 10 जितना वो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उनके बहुविवाह पर रोक लगा दी गई। मिनिमम 4 कर दी गई। ठीक है, मैक्सिमम 4 कर दी गई। ठीक है। विवाह संबंधों को प्रोत्साहन। विवाह संबंध पहले क्या था, जिससे मन कर रहा है उसी से शादी कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर दिया, एक संबंध बना दिए, एक रोकथाम लगा दी, एक संस्कार ला के रख दिए कि आप एक विवाह संबंधों को प्रोत्साहन दिया गया, उसी के आधार पर आप शादी कर सकते हो। ठीक है। तीसरा था हमारा पॉइंट धार्मिक विवाह। देखो यहाँ पे पक्ष कर काट के यहाँ पे विवाह कर लीजिएगा। ठीक है। प्रत्येक मुस्लिम को अपनी पसंद की स्त्री से शादी करने का आदेश दिया गया। बिना उचित कारण के विवाह न करना कुरान के आदेशों का उल्लंघन माना जाता है, इसलिए विवाह धार्मिक इबादत है। धार्मिक विवाह और धार्मिक पक्ष, इसे धार्मिक पक्ष और धार्मिक विवाह दोनों ही रहने दीजिएगा, क्योंकि समझाता हूं। प्रत्येक मुस्लिम को अपनी पसंद की स्त्री से, जिसे वो पसंद करता है उस स्त्री से वो शादी कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ लिमिट्स हैं, उसके लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं, वो सेकंड वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। अपनी पसंद की लड़की से वो शादी कर सकता है। दूसरा, मुसलमानों के अंदर कोई भी व्यक्ति, वो लड़की हो या लड़का, बिना विवाह के रहना एक अपमानजनक है, कुरान का अपमानजनक है, इस्लाम का अपमान है। जब तक लड़की और या लड़का शादी नहीं करेंगे तब तक वो एक कुरान का सम्मान नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर कोई वाजिब कारण नहीं है, अगर कोई उचित कारण नहीं है, तब तक आप शादी रोक नहीं सकते हो अपनी, आपको शादी करनी अनिवार्य है। यहाँ पर कहा गया है कुरान के आदेशों का उल्लंघन माना जाता है। अगर आप शादी नहीं करते हो तो आप क्या होगा, कुरान का उल्लंघन माना जाएगा। आगे चलते हैं। सिया विधि में हज के दौरान किया गया निकाह वर्जित है। अगर आप हज कर रहे हो और हज के समय आप अगर विवाह कर रहे हो, वो तो मान्य नहीं होगा, वो क्या होगा, वर्जित नहीं है, वो मान्य ही नहीं होगा। हालांकि विवाह संविदा है। हज यात्रा में व्यापार की संविदा तो मान्य है, लेकिन विवाह की संविदा अमान्य है। अगर आप हज की यात्रा पर जा रहे हो और वहां पर आपको कोई लड़की या कोई लड़का पसंद आ जाता है और आप वहां पर शादी कर लेते हो, तो वो शादी जो है वर्जित मानी जाएगी, उस शादी को मान्यता प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि हज के दौरान अब व्यापार की बातें, तो व्यापार का समझौता तो कर सकते हो, व्यापार की बातें कर सकते हो, व्यापार कहाँ से करना है, कब करना है, कितना करना है, ये सब डिस्कशन तो आप वहां पे कर सकते हो, बशर्ते आप शादी की संविदा नहीं कर सकते हो, आप शादी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, वो क्या है, अमान्य है, वो अनवैलिड है। ठीक है।
आगे चलते हैं। विवाह के आवश्यक तत्व। विवाह के आवश्यक तत्व। नंबर 1, प्रस्ताव और उसकी स्वीकृति। विवाह कब मान्य होगा, उसकी कुछ लक्षण, उसकी कुछ शर्तें हैं। ठीक है, पहले प्रस्ताव, और प्रस्ताव के बाद क्या होनी चाहिए, उसकी स्वीकृति। मैं पहले भी एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता चुका हूं। विवाह में दोनों पक्षों की स्वीकृति होना अति आवश्यक है। लड़की और लड़का दोनों की मर्जी होना अति आवश्यक है। संविदा की तरह जिस प्रकार हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, व्यापार की संविदा करते हैं, उसी तरह संविदा की तरह विवाह दोनों के पूर्ण सहयोग से ही होता है। देखिए, लड़की का मन है और लड़के का मन है, तभी विवाह, तभी निकाह होगा। लड़की या लड़के में से किसी एक का भी मन नहीं है तो निकाह मान्य नहीं होगा। ठीक है, जिस प्रकार हम कोई चीज वस्तु खरीद रहे हैं, हमारा मन है लेने का लेकिन सामने वाले का मन नहीं है बेचने का, तो हम नहीं खरीद सकते। और सामने वाले का मन है बेचने का और हमारा मन जो है थोड़ा उतार चढ़ाव का है पैसों में लेकर या किसी और चीज की डिमांड को लेकर, तो हमारा व्यापार नहीं होगा जब तक दोनों के मन नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार लड़की और लड़के की शादी में भी होता है, जब तक दोनों का मन राजी नहीं है तो शादी नहीं होगी। संविदा की तरह विवाह दोनों के पूर्ण सहयोग से ही होता है। विवाह के दोनों पक्ष पास पास हों, ये नहीं है कि लड़की कहीं और है, लड़का कहीं और है और दोनों का कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, दोनों की शादी की जा रही है। लेकिन कुछ देखे गए हैं, डिजिटल मोड चल रहा है, नेटवर्क की दुनिया है आजकल, फोनों पे, लैपटॉप पे, नेट के जरिए से शादियां हो रही हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन जो हमारा कुरान कहता है, जो हमारा नियम कहता है, वो यही है कि लड़की और लड़का पास में होने चाहिए। ठीक है, ताकि एक दूसरे को अच्छे से सुन पाए, तभी विवाह संभव है। आगे चलते हैं। स्वतंत्र सहमति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विवाह के लिए स्वतंत्र सहमति होना जरूरी है। दबाव व धोखे में दी गई सहमति द्वारा विवाह अमान्य या रद्द होगा या होगी, शादी क्या होगी, रद्द होगी। हम किसी की शादी कर रहे हैं और शादी करते वक्त हम उस पर दबाव डाल रहे हैं, लड़की हो या लड़का, हम उससे जबरदस्ती शादी के लिए मना रहे हैं, उसे धोखे से शादी करा रहे हैं या उसे किसी लालच के वशीभूत उससे शादी करा रहे हैं, निकाह करा रहे हैं, तो वो मान्य नहीं होगा। स्वीकृति दोनों की हो और वो पूर्ण स्वीकृति होनी चाहिए, अपने अंदर मन से होनी चाहिए, किसी के दबाव में या लालच में नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। नाबालिग के लिए परिवार की सहमति। अगर कोई व्यक्ति नाबालिग है, लड़की नाबालिग है या कोई लड़का नाबालिग है, अगर हम उसकी शादी कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर परिवार के सदस्यों की को, जो लड़की है उसके परिवार वाले, लड़का है उसके परिवार वाले, उनमें जो वरिष्ठ है या जो सक्षम है, अपने परिवार का जो मुखिया है, उनकी स्वीकृति यहाँ पर क्या होगी, मान्य होगी। ठीक है, जैसे माता पिता, दादा दादी, बुआ फूफा, चाचा चाची, इनकी जो स्वीकृति है वो मान्य होगी। ठीक है, आगे सहमति स्पष्ट या शर्म में दिए इशारे मान्य होंगे। सपोज करो कोई लड़की है, वो थोड़ी शर्मीली टाइप है और उससे पूछा गया कि आपको ये निकाह, ये विवाह कबूल है, तो वो शर्म के मारे, उसकी फैमिली वहां पर है और उसने हाँ नहीं करी, लेकिन उसने हाथ के इशारे से या नार के इशारे से हाँ कर दिया है, या उसने अपनी सहेली के कान में कह दिया या अपने किसी परिचित के कान में हल्के से कह दिया कि हाँ मुझे मंजूर है, तो उस सहमति को हम मान्य मानेंगे, जो शर्म के दायरे में दी गई है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है शर्म में दिए इशारे, सही है। आगे चलते हैं। स्त्री की सहमति इच्छा पूर्ति अनिवार्य है। जब तक लड़की, औरत की, स्त्री की इच्छा नहीं होगी तब तक शादी मान्य नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। हनाफी संप्रदाय, देखो इसके विरोध में, यहाँ पे जो पॉइंट हमने दिए गए हैं इनके विरोध में क्या है। हनाफी संप्रदाय दबाव द्वारा भी विवाह मान्य है। एक हनाफी संप्रदाय होता है मोमडन में, उसमें अगर हम जबरदस्ती अगर किसी की शादी कराते हैं तो वो भी क्या होगी, मान्य होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सहमति शर्त या भविष्य की घटना पर आधारित न हो।
देखिए यहाँ पर हमने जो संविदा की बात जो कही थी, जो मैं संविदा की कुछ शर्त ऐसी होती हैं जो भविष्य के ऊपर टाल दी जाती हैं। जैसे कोई लड़की कहती है कि मैं आपसे शादी तब करूंगी जब बहुत तेज बारिश होगी। जरूरी नहीं है कि बारिश उसके कहने पर ही हो, शादी के टाइम पर हो। या कोई ये कहे कि मैं शादी तब करूंगी कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, या मैं शादी तब करूंगी जब हमारा जो गर्मी का जो टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री क्रॉस कर जाएगा। इस प्रकार की भविष्य घटनाएं, या मैं आपसे शादी तब करूंगी जब मेरे भाई के लड़का हो जाएगा। अब पता ना भाई के लड़का कब होगा। ऐसी कुछ घटनाएं जो हम भविष्य में उनकी उम्मीद करते हैं, ऐसी कोई घटनाएं, ऐसी कोई शर्त जो रखते हैं, उस पर शादी नहीं हो सकती है ना। सहमति या शर्त या भविष्य की घटना पर आधारित ना होनी चाहिए। अब वो कहने लगे यदि किसी लड़की के घर वाले गरीब हैं, उन्होंने बड़ी मुश्किल से पैसे अर्जित करे हैं, शादी की व्यवस्थाएं की हैं, लड़की कह दे कि मैं आपसे शादी तब करूंगी जब आप हमें 10 करोड़ रुपए या 10 लाख रुपए हमारे अब्बू को दोगे। अब लड़के के पास भी इतना पैसा नहीं है, तो ये एक भविष्य की घटना हो गई कि आप हमें 10 करोड़ या 10 लाख रुपए दोगे तब मैं शादी करूंगी। अब वो कब 10 करोड़ या 10 लाख रुपए एकत्रित करेगा, कब वो आपको देगा, कब शादी होगी। तो इस प्रकार की शर्तें नहीं होनी चाहिए, ना प्राकृतिक ना कोई और तरीके की शर्तें। ठीक है, आगे चलते हैं। साक्षी सुन्नी, देखो एक सिया होते हैं और एक सुन्नी होते हैं। सुन्नी विधि के अनुसार, सुन्नी विधि के लिए विवाह के समय दो स्त्री व पुरुष जो बालिग हों, मुसलमान हो, वे स्वस्थ मस्तिष्क, मतलब पागल ना होने चाहिए, स्वस्थ हो मस्तिष्क के होने चाहिए, मतलब उस बात को सोचने की और समझने की क्षमता उनके पास होनी चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। सुन्नी विधि में अगर विवाह हो रहा है, बालिग होना चाहिए, 18 वर्ष से ऊपर के साक्षी होने चाहिए, गवाह होने चाहिए, और वो गवाह मुसलमान होने चाहिए, और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, उनमें कोई रोग ना हो, मस्तिष्क रोग यानी कि वो सोचने और समझने की उनकी क्षमता ना हो, ऐसे नहीं होने चाहिए। उन्हें संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि हम किसी की शादी करा रहे हैं। ठीक है। सिया विधि में विवाह के लिए कोई साक्षी की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बिना साक्षी यानी बिना गवाहों के शादी हो सकती है। यहाँ पर बात करते हैं सक्षमता। जो मुस्लिम स्वस्थ मस्तिष्क जवान है, विवाह के योग्य होगा। सुन्नी विधि में 15 वर्ष के लड़की व लड़के जवान माने जाते हैं और विवाह योग्य होते हैं। सिया विधि में स्त्री विवाह योग्य ऋतुस्राव से मानी जाती है। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, जो सुन्नी है, सुन्नियों में बताता हूं, जो सुन्नी है, यहां पर लड़की हो या लड़का, बॉय या गर्ल, अगर ये दोनों 15 वर्ष के हैं तो इनकी शादी की जो क्या हो सकती है, संविदा हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, सुन्नी में। लेकिन सिया के क्या है, सिया में क्या होता है, अगर लड़की ऋतुस्राव मतलब मासिक धर्म जो होता है लड़कियों के अंदर, अगर मासिक धर्म स्टार्ट हो गया है तो वहां पर शादी के योग्य लड़की मान ली जाती है। ठीक है, आप समझदार हो, आप समझ सकते हो। आगे चलते हैं। विवाह निषेध का अभाव, आगे पढ़ते हैं। पूर्ण निषेध वे बाधाएं जो विवाह को निष्प्रभावी बना देती हैं। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, ऐसे कार्य होते हैं, ऐसे कृत्य होते हैं जो विवाह को निष्प्रभावी बना देते हैं, पूर्ण निषेध कर देते हैं, अमान्य कर देते हैं। वो कौन से पॉइंट होते हैं वो देखते हैं। बहुपतित्व, मुस्लिम विधि में कोई भी पत्नी अपने पति के साथ रहते हुए या अलग रहने पर तलाक ना हुआ हो वह स्त्री विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि स्त्री बहुपतित्व मुस्लिम विधि में अमान्य है। ठीक है, देखिए जो मुसलमान है, आदमी है, वो 4 शादियां कर सकता है, लेकिन औरत अपने पति के रहते हुए वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है जब तक उसका तलाक नहीं हो जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। रक्त संबंध, मुस्लिम विधि में पुरुष निम्न रक्त के रिश्तों में शादी नहीं कर सकता है, जैसे दादी,
नानी, माँ, बहन, पुत्री, अगर इनसे वो शादी करता है तो वो अमान्य है, वर्जित कहलाई जाएंगी। ठीक है, वो शादी मान्य नहीं होगी। ना वो दादी से शादी कर सकता है, ना वो नानी से शादी कर सकता है, माँ से, बहन से, पुत्री से। ठीक है, और रक्त संबंधों में वो शादी नहीं कर सकता है। जैसे आगे और समझते हैं अच्छे एक्सप्लेन करके। दादी व नानी के समान संबंध, दादी व नानी के समान संबंध में शादी नहीं कर सकता है। जैसे दादी की बहन, नानी की बहन, उनसे शादी नहीं हो सकती है। पुत्री व पुत्र की लड़की से, अगर कोई आदमी है उसके पुत्र की पुत्री है या पुत्र की पुत्री है, यानी उसके जो बच्चे हैं उनके बच्चों से शादी वो नहीं कर सकता है। पुत्री व पुत्र की लड़की से शादी नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। माँ या माँ समान सह संबंधी, जैसे माँ है, माँ की बहन से शादी नहीं हो सकती है, जिसे हम मौसी बोलते हैं। ठीक है, आगे पुत्र या वंशज की पत्नी, जैसे पुत्र है, पुत्र की पत्नी से शादी नहीं हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। दुग्ध संबंध, जैसे एक कोख से जन्मे हुए लड़का और लड़की आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सापेक्ष निषेध, और ये जो सापेक्ष निषेध है वे बाधाएं हैं जिनमें पूर्ण निषेध लागू नहीं होता। देखो यहां पर क्वेश्चन आपका क्या है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहां से क्या है, मैंने वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 2 क्वेश्चन कराने वाला हूं और ये आपको सेकंड वीडियो में मिलेगा यहां से आपको। ठीक है, अब से पहले आपका जो क्वेश्चन है यहीं पर समाप्त है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको समझाने की पूर्ण कोशिश की है। स्वास्थ्य के चलते हुए मेरे पे ज़्यादा देर बैठा नहीं जा रहा है, फिर भी मैं आपको वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर मेरे से वीडियो में कहीं कोई गलती हुई हो या मेरे से कोई अपशब्द निकला हो, जैसे मुस्लिम विधि पढ़ा रहा हूं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।